आज हम एक ऐसी मिस्ट्री सुलझाने जा रहे हैं जो विज्ञान की सबसे बड़ी जासूसी कहानियों में से एक है। ये कहानी है एटम यानी परमाणु की बनावट की। एक ऐसा सफर जिसमें कई शानदार दिमागों ने काम किया और हम इसके हर एक मोड़ को एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, एक एटम आखिर असल में दिखता कैसा है? ये वो सवाल है जिसने सदियों तक वैज्ञानिकों को परेशान किए रखा और यही सवाल हमारे आज के इस सफर का सेंटर पॉइंट है। देखिए, ये सफर कोई छोटा-मोटा सफर नहीं है। ये 2000 साल से भी पुराना है। एक सिंपल ठोस गेंद के आइडिया से शुरू होकर आज हम एक अजीब से प्रोबेबिलिटी क्लाउड या संभावना के बादल तक पहुंच गए हैं। चलिए, इन सभी मॉडल्स को एक-एक करके देखते हैं। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। हमारी जांच शुरू होती है बिल्कुल स्टार्टिंग से, एंशिएंट फिलॉसफी से, जहां एटम का आइडिया सबसे पहले पैदा हुआ था। बड़ी मजेदार बात है कि इसकी कहानी इसके नाम में ही छिपी है। एटम शब्द आया है ग्रीक शब्द एटोमियो से, जिसका मतलब होता है अनकटेबल या जिसे और न काटा जा सके। तो सबसे पहला आइडिया बस यही था कि हर चीज एक ऐसे बेसिक पार्टिकल से बनी है जिसे और तोड़ना मुमकिन ही नहीं है। अब चलिए टाइम में एक लंबी छलांग लगाते हैं, सीधे 1808 में। यहां आते हैं जॉन डाल्टन। उन्होंने पहली साइंटिफिक एटॉमिक थ्योरी दी। उनके हिसाब से भी एटम्स ठोस इंडिविजिबल पार्टिकल्स थे, और ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था, क्योंकि इस थ्योरी ने उस वक्त के कई साइंटिफिक लॉज को आसानी से समझा दिया था। लेकिन कहानी में हमेशा एक ट्विस्ट होता है ना। सवाल उठा, अगर एटम्स वाकई इंडिविजिबल हैं और न्यूट्रल हैं, तो फिर ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज है? ये वो गुत्थी थी जिससे डाल्टन का मॉडल सुलझा नहीं पाया। साफ था, पिक्चर अभी बाकी थी। और इसी गुत्थी ने साइंटिस्ट को एटम के अंदर झांकने पर मजबूर कर दिया, ये देखने के लिए कि आखिर इसके अंदर क्या टुकड़े छिपे हैं। और फिर खोज हुई 3 अहम सस्पेक्ट्स की: नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज वाला प्रोटॉन और बिना चार्ज वाला न्यूट्रॉन। ये 3 ही हमारी जासूसी कहानी के मेन कैरेक्टर्स हैं। असली मिस्ट्री तो ये थी कि ये तीनों एटम के अंदर रहते कैसे हैं। तो अब सवाल ये था कि इन पीसेस को एक साथ कैसे फिट किया जाए। इस पजल को सॉल्व करने की कुछ शुरुआती कोशिशें हुईं। साल था 1898। जे थॉमसन ने एक मॉडल पेश किया जिसे प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। सोचिए, एक पॉजिटिव चार्ज की पुडिंग है और उसमें नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स प्लम की तरह इधर उधर धसे हुए हैं। सिंपल। इस मॉडल ने एटम को न्यूट्रल तो साबित कर दिया, पर क्या यह सच था? इसी सच को परखने के लिए मैदान में उतरे अर्नेस्ट रदरफोर्ड। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। सोने की एक बिल्कुल पतली सी फॉइल ली और उस पर पॉजिटिव चार्ज वाले अल्फा पार्टिकल्स से बॉम्बार्ड किया। उनकी उम्मीद क्या थी? यही कि ये पार्टिकल्स उस पुडिंग के आर पार सीधे निकल जाएंगे। अब हुआ क्या? देखिए, ज्यादातर पार्टिकल्स तो वाकई सीधे निकल गए, लेकिन, और ये ही लेकिन सबसे जरूरी है, लगभग 20,000 में से एक पार्टिकल सीधा टकराकर वापस आ गया। ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, किसी ने सोचा भी नहीं था। रदरफोर्ड ने खुद इसके बारे में कहा था कि ये उनकी लाइफ का सबसे अनबिलीवेबल इवेंट था। उनके शब्दों में ये उतना ही अजीब था जैसे आप एक टिश्यू पेपर पर 15 इंच का तोप का गोला दागें और वो पलटकर आपको ही आ लगे। इस एक रिजल्ट ने साइंस की पूरी डायरेक्शन बदल दी। तो इसका मतलब क्या निकला? मतलब ये कि रदरफोर्ड ने अनुमान लगाया कि एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज और लगभग सारा मास एक बहुत ही छोटी डेंस जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसे उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। इसका मतलब साफ था, थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल गलत था। और सबसे हैरान करने वाली बात, एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली जगह है। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। रदरफोर्ड के मॉडल में एक ऐसी कमी थी जो अगर सच होती तो यूनिवर्स जैसा हम जानते हैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। देखिए, उस जमाने की फिजिक्स के हिसाब से न्यूक्लियस के चक्कर काट रहा इलेक्ट्रॉन एक एक्सेलरेटिंग चार्ज है। इसका मतलब उसे लगातार एनर्जी रेडिएट करनी चाहिए, और वो स्पाइरल करते हुए सिर्फ 10⁻⁻8 सेकेंड्स में न्यूक्लियस में जाके कोलैप्स हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो कोई भी एटम स्टेबल नहीं रहता, मतलब कुछ भी सॉलिड नहीं होता। और फिर इस फेटल फ्लॉ को सॉल्व करने के लिए आए नील्स बोहर साल 1913 में। उन्होंने एक बिल्कुल रेवोल्यूशनरी आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी नहीं घूम सकते, वो सिर्फ कुछ खास फिक्स्ड ऑर्बिट्स में ही रह सकते हैं, जिनको एनर्जी लेवल्स या स्टेशनरी स्टेट्स कहा गया।
और जब तक इलेक्ट्रॉन इन खास ऑर्बिट्स में हैं, वो एनर्जी लूज नहीं करता। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं क्वांटाइजेशन। मतलब एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं है, वो डिस्क्रीट पैकेट्स में आती है। इन पैकेट्स को क्वांटा कहते हैं। सिंपल भाषा में एक इलेक्ट्रॉन के पास या तो एक पैकेट एनर्जी हो सकती है या 2 पैकेट, लेकिन 1.5 पैकेट एनर्जी नहीं हो सकती। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक सीढ़ी का एग्जाम्पल। इलेक्ट्रॉन या तो पहले स्टेप पर हो सकता है, या दूसरे स्टेप पर, या तीसरे पर, लेकिन वो 2 स्टेप्स के बीच में हवा में नहीं हो सकता। ये स्टेप्स ही वो अलाउड एनर्जी लेवल्स हैं। बोर का मॉडल एक बहुत बड़ी जीत थी, लेकिन ये कहानी का फाइनल चैप्टर नहीं था। अब साइंस एक नई और अजीब दुनिया में कदम रखने वाला था, क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया। हुआ ये कि बोहर्स का मॉडल हाइड्रोजन एटम के लिए तो परफेक्ट काम करता था, पर जैसे ही हम बड़े एटम्स की तरफ बढ़ते थे, ये फेल हो जाता था। और सबसे बड़ी बात, ये एक नए फंडामेंटल रूल को तोड़ रहा था, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल कहता है कि आप किसी पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम एक ही टाइम पर नहीं जान सकते। जबकि बोहर का मॉडल तो एक फिक्स्ड पाथ, एक ऑर्बिट बता रहा था, जो इस प्रिंसिपल के खिलाफ था। और यहां से हमारी सोच में एक जोरदार बदलाव आया। हमें बोहर के ऑर्बिट यानी एक फिक्स्ड रास्ते के आइडिया को छोड़कर ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट को अपनाना पड़ा। अब ऑर्बिटल कोई पाथ नहीं है, ये 3D स्पेस में एक ऐसा रीजन है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। इसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी कहते हैं। तो आज की मॉडर्न पिक्चर क्या है? एक छोटा सुपर डेंस न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी के एक धुंधले बादल से घिरा हुआ है। मतलब हम ये नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन इस वक्त कहाँ है, हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि उसके कहाँ होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। और ये सब हमें एक आखिरी दिमाग चकरा देने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर एक एटम 99.9999% से भी ज्यादा खाली जगह है, तो फिर चीजें सॉलिड क्यों फील होती हैं? हम और आप, ये दीवार, ये टेबल, ये सब ठोस क्यों हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब क्वांटम दुनिया की अजीबोगरीब फिजिक्स में छुपा है।